किताबों के पन्नों में ज्ञान का खजाना छिपा होता है और ये खजाना इतना बेशकीमती होता है कि इसके आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ती है। तो आज हम ऐसे ही खजाने की एक माद में बैठे हैं, यहाँ के खजाने की खुशबू को महसूस करने के लिए और यहाँ का कुछ अंश, इस खजाने के कुछ अंश अपने साथ ले जाने के लिए। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले का चंदरसी गांव है, जो कि बहुत पिछड़ा है और यहाँ की जो सड़कें हैं इस तरीके की हैं कि बरसात के मौसम में इस गांव का राब्ता सभी गांवों से कट जाता है। तो ऐसे गांव में, चंदरसी गांव में स्वामी जी के जो अनुयायी हैं नरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने इस खजाने को सहेजा है, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस पुस्तकालय के प्रभारी सत्यवान राजपूत जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस किताबी कीड़ा में। जी धन्यवाद। और हम आपको बताते चलें कि जो किताबी कीड़ा का हमारा पहला एपिसोड था उसमें नरेंद्र राजपूत जी ही हमारे मेहमान थे और आज फिर हम चंदरसी गांव में बैठे हैं। यहाँ इस पुस्तकालय को इन्होंने सहेजा है और इस पुस्तकालय पर बात करने, यहाँ की किताबों पर बात करने, तो पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप हमें उस पल के बारे में बताएं, कब आपको इस कीड़े ने काटा कि नहीं मुझे पुस्तकालय खुलवाना है, तो उस बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा हमें। पुस्तकालय का तो बहुत शुरुआत से किताबों से लगाव रहा है। जब बचपन से ही हम लोग यहाँ पढ़ते थे और इसके बाद राठ पढ़ने पहुँचे तो वहाँ एक पुस्तकालय था, पंडित परमानंद पुस्तकालय है नगर पालिका का। तो वहाँ से विशेष लगाव पैदा हुआ कि किताबें यदि हमें जो आर्थिक रूप से जूझ रहे छात्र छात्राएँ होते हैं उनके लिए पुस्तकालय होना बहुत ज़रूरी है। और यदि ऐसी जगहें मिल जाती हैं तो ये बहुत फ़ायदे का मतलब रहता है कि बिना पैसा खर्च किए हमें हर प्रकार की किताबें, कंपटीशन की, साहित्य की और तमाम ज्ञानवर्धक साहित्य हमें निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। तो ये वहाँ से लगाव हुआ और ये सोच भी हुई कि काश ऐसे पुस्तकालय हर जगह खुलें। और इसके लिए लक्ष्य संस्था ने पूरे देश में और अपने उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से माननीय अमरपाल जी जो इसके संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मपाल सिंह जी हैं, तो उनसे प्रेरणा मिली। उन्होंने कई जगह पुस्तकालय खुलवाए हैं और कई जिलों में पुस्तकालय सुचारू रूप से चल भी रहे हैं। तो एक मतलब थोड़ा सा वहाँ से भी हमें लगा कि मतलब इन सब के निर्देशन में और गांव का पिछड़ापन देखते हुए गांव के हमारे कई साथियों में उत्सुकता भी थी कि हमारे गांव में पुस्तकालय खोले। तो गांव के लोगों ने बहुत सहयोग किया। तो ये सब देखते हुए सोचा कि क्यों ना अपने गांव में भी स्वामी जी के नाम से पुस्तकालय खुले। इस बुंदेलखंड के लिए शिक्षा के सूर्य स्वामी ब्रह्मानंद जी जो है प्रकाश पुण्य है, उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से ही ये सब चीज़ें सीखने को मिली और करने को ही मिल रही हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि आखिर आपकी जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय को कौन से लेखक प्रिय हैं और उनके अलावा आपके कौन से लेखक प्रिय। हम जाएंगे, ऑडियंस को भी हम बताना चाहेंगे कि इस लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय मौजूद हैं उन पर भी हम बात करेंगे और थोड़ा हम जानते हैं कि अगर इस पुस्तकालय में कौन कौन से लेखक सहेजे गए हैं और कौन से लेखक आपके प्रिय हैं। जी अभी हम भ्रमण में सब किताबें भी देखेंगे तो लगभग हिंदी साहित्य के काफ़ी जो लेखक हैं उनको उनकी पुस्तकें यहाँ पर हैं और कंपटीशन की पुस्तकें भी जो बच्चों के लिए लाभदायी हैं वो भी यहाँ पर हैं। और हमारी कोशिश ये है, हमारे प्रभारी जी बैठे हुए सब लोगों की कोशिश ये है कि जो आर्थिक रूप से यहाँ पिछड़ा तबका है इस गांव में, ये गांव तो वैसे ही बहुत अच्छे जिले का सबसे पिछड़ा गांव ही है, तो बच्चों को कभी ये ना महसूस हो कि कंपटीशन के लिए इलाहाबाद जाएं तभी कंपटीशन की तैयारी कर पाते हैं और धन से इतनी मजबूत तो है नहीं कि भाई इलाहाबाद और दिल्ली पहुँचे, पटना पहुँचे। तो यहाँ भी वो कोशिश करते हैं हम लोग कि इस पुस्तकालय के माध्यम से स्वामी जी के उस मिशन को हम घर घर तक पहुँचाएँ कि प्रत्येक बच्चा इस पुस्तकालय का लाभ लें। बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे कुछ शर्तें हैं जो यहाँ इस पुस्तकालय की लिखी हुई हैं, तो उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे हम कि क्या क्या शर्तें हैं। और जी पुस्तकालय में जैसे जो पाठक आते हैं यहाँ तो उनके लिए विशेष तौर से यही है कि यहाँ मतलब शांति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये तो एक शिक्षा का मंदिर है। तो यहाँ कोई ऐसी मतलब कोई भी कार्य ना करें कि जिससे माहौल ख़राब हो और किताबों को अपनी किताब समझ के, नहीं कि भाई ये निःशुल्क है तो हम इसको पेज भी फाड़ ले जाएं। यदि कोई आवश्यकता तो उसकी फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। और हम लोग घर के लिए पढ़ने के लिए भी किताबें
देते हैं और उतना, लेकिन हम जितने की पुस्तक है उतना मूल्य हम जमा करा लेते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए अलॉट कर देते हैं। उस मतलब नियत तिथि पर आप जमा कर जाइए, आपका जो जमा धन था वो वापस कर दिया जाता है। ये केवल इसलिए कि जिससे कि आप मतलब एकदम से वो ना हो जाए कि भाई किताब तो निःशुल्क मिली है, हम इसको फाड़ दें, आपके बच्चे फाड़ दें या हम उसको देने ही वापस करने ना जाएं। तो भाई यहाँ तो कई लोगों का उसमें मतलब किताबों में पढ़ने के लिए आना है, तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत ये नियम बनाए हैं। पर डे जो लोग पढ़ने आते हैं तो उनका डाटा भी कलेक्ट करते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई किताब कोई ले जाए बिना बताए हुए। तो ये हमारे नियम हैं और बाकी आगे आपको प्रभारी भी बताएंगे। नहीं, बिल्कुल प्रभारी जी से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरीके से लोग बाग कितने आते हैं, कितने पढ़ने आते हैं, क्या क्या यहाँ के क्राइटेरिया है और आखिर प्रभारी जी किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और उससे पहले हम बात करते हैं कि जालौन ज़िले में हमारी जानकारी में ये शायद इकलौता पुस्तकालय होगा जो ऐसे ग्रामीण अंचल में जी खुलवाया गया है। ये जनपद जालौन का पहला पुस्तकालय ही है और स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से ये पुस्तकालय खोला गया है। इसके अतिरिक्त जिला पुस्तकालय है जालौन में और 1-2 पुस्तकालय हो सकते हैं किसी कस्बे में हों जो पहले खोले होंगे, लेकिन अभी वर्तमान की जानकारी में तो ऐसा एक भी पुस्तकालय नहीं है। तो ये इस गांव के लिए पिछड़ेपन के हिसाब से ये मतलब सब लोगों के आशीर्वाद से कहिए या सहयोग से कहिए, बिल्कुल एक अच्छी कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, किताबों की तरफ आ ही नहीं रही है, वो भटक रही है। या तो मोबाइलों में, या तो वो सोशल मीडिया जितने सारे ऐप्स हैं, या तो उनके तरफ चली जाती है, या जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसके लुभावे में आकर उस तरफ चली जाती है। लेकिन किताबों से राब्ता जो है कटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी पहलों से, ऐसी लाइब्रेरी से लोग लौटेंगे, युवा लौटेंगे किताबों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए कि जो इंटरनेट का इस समय मतलब फैलाव है पूरे विश्व में, तो निश्चित तौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी आकर्षित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा भी है, उससे हमें तमाम ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो भाई हम हार्ड कह लीजिए मतलब भौतिक रूप से कलेक्ट नहीं रखते, तो सॉफ्टवेयर के रूप मतलब इंटरनेट से वो हम दुनिया की तमाम जानकारियाँ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो पुस्तकालय है इसमें पुराना डाटा, जैसे जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो उड़ भी जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं किसी कारण से, तो ये डाटा हमारा कलेक्ट रहता है मतलब स्थायी तौर पे पुस्तकालयों में। ऐसे इस देश में हज़ारों पुस्तकालय हैं और जैसे कलकत्ता का जो पुस्तकालय है वो सबसे बड़ा भारत का पुस्तकालय है, उसमें लाखों किताबें हैं। और ऐसे तमाम जगह हैं जिनमें हज़ारों साल पुरानी किताबें रखी हुई हैं, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग लिपियों की। तो पुस्तकालय बहुत ज़रूरी है और बच्चों को चाहिए और अभिभावकों को भी खास तौर से कि किताबों का अपने घर में भी संग्रहण करें। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक हमारी बहुत हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका है मैत्रेयी जी, उन्होंने कहा भी है कि अमीर वो नहीं होते जिनके घरों में धन की अलमारियाँ भरी होती हैं और जिनकी अलमारी किताबों से भरी होती हैं वो अमीर होते हैं। तो ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि जिनको किताबों से लगाव होता है और तो वाकई में वो अमीर ही होते हैं और उनके घरों में किताबें होती हैं, तो उनके बच्चे भी संस्कारवान होते हैं और तमाम जो ज्ञानवर्धक बातें हैं छोटे से ही बच्चे सीखने लगते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल या आधुनिक चीज़ों में भी मतलब रखिए, लेकिन किताबों का ज़रूर उसका जो हिस्सा है किताबों का उसको आप मत तोड़िए, वो घर के कोने में ये चीज़ें रखिए जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का लगाव इससे मतलब जड़ से बना रहे। बिल्कुल। हमारे साथ प्रभारी सत्यवान राजपूत जी, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर पुस्तकालय में मंथली बेसिस पे कौन सी किताबें, कौन सी पत्रिकाएं आती हैं और कौन कौन यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कौन कौन यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ नागदिन जी कि आप हमारे गांव पिछड़ा गांव है में आए और आप इसको कवर भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे मैं प्रभारी हूँ यहाँ का, तो सुबह 8 बजे से यहाँ खुल जाता है, 8 बजे से कभी 10 बजे तक बैठ जाते हैं, कभी 2 बजे तक। और जैसे जो भी बच्चे आते हैं तो उनका एक रजिस्टर बनाया हुआ है, तो इसमें एंट्री कराते हैं हम लोग, जो भी पुस्तकें वो पढ़ते हैं उसमें एंट्री कर लेते हैं। कभी कभी कोई नहीं आता है
और जैसे शुरुआती दौर में ज़्यादा लोग आए हैं, कंटिन्यू लड़के आए हैं जो तैयारी करने वाले थे, लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो वो भी आए हुए हैं, तो बैठ के यहाँ पढ़ते थे, 3-3 घंटे पढ़ते थे। अब स्कूल जैसे जैसे खुलने लगे हैं तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब फिर से वही कंडीशन आ रही है, तो हो सकता है फिर से वही पुनः बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे। जो किताबें हमने उपलब्ध कराई हैं उनका आनंद लेंगे, पढ़ेंगे, और हम लोग मासिक पत्रिकाएं भी मंगाते हैं जो महीने में आती हैं। बिल्कुल। और बात करते हैं जैसे पुस्तकालय की शुरुआत हुई जी। तो कैसे कैसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ लोगों ने उत्साहवर्धन किया होगा और कुछ ने डिमोटिवेट भी किया होगा, तो उन वाकयाओं को बताइए और किस तरीके से आपने इसका प्रचारित किया है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सके, स्टूडेंट आ सके, पढ़ाई कर सके। हम लोगों ने, नरेंद्र जी ने और हम लोगों ने एक मतलब मीटिंग बनाई गांव में, लोगों को एकत्र किया, 2-3 मोहल्लों में लोगों से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि मतलब जिससे बच्चों को और लोगों को रुचि पैदा हो उस चीज़ में। तो हम लोगों ने लोगों के ओपिनियन लिए, तो इसमें ये पुस्तकालय का मतलब एक वो आया, नरेंद्र जी ने सुझाव दिया और लोगों ने सुझाव दिया, तो फिर आगे हम लोग बढ़े कि पुस्तकालय होना चाहिए, खोलना चाहिए। फिर पुस्तकालय के लिए देखा, बनाया, ब्यौरा बनाया कि क्या क्या मतलब लगेगा, उसमें कितना खर्च आएगा। तो फिर ये सारी जानकारियाँ जुटाई और नरेंद्र जी ने लोगों से बात भी करी और फिर धीरे धीरे ये कंट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया। जैसे किसी ने कुर्सियाँ हमारे यहाँ नहीं थी तो कुर्सियाँ किसी ने दान कर दी और अलमारी दान कर दी। इस तरीके से पुस्तकें भी इसी तरीके से आई हुई हैं, काफ़ी लोगों ने दान किया हुआ। बिल्कुल। तो अभी कितने मतलब गांव के ऐसे छात्र हैं जो अगर नहीं भी आ रहे हो तो वो वीडियो देखें कि कितने मजरे आसपास हैं? पहली बात तो इसका हर जगह सभी गांव जो आसपास के उन्हें पता होगा कि यहाँ पर एक पुस्तकालय खुला है। हाँ, अधिकतर गांवों में जानकारी हो चुकी है कि पुस्तकालय है, बट वो उन्हीं लोगों को जानकारी है जो पढ़ने वाले हैं। अब जैसे लॉकडाउन की वजह से पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, 6 महीने पहले, साल भर पहले लोग आते थे, बट अभी जो लॉकडाउन शुरू हो रहा है तो इस वजह से लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने फिर एक प्लान बनाया है कि जैसे हमने शुरुआत करी थी उसमें हम लोगों ने एक पंपलेट छपवाए थे और गांव-गांव जाके छपवाए थे। अब हम लोग फिर वही करना चाहते हैं, जिससे जो लोग भूल गए होंगे तो फिर मतलब जानने लगेंगे। बिल्कुल कि यहाँ पर पुस्तकालय है और आप आके वक्त अपना यहाँ पर, और यही मतलब एक जागरूकता नहीं है लोगों में, लोगों को पता नहीं है। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं पिछले बगल वाले गांव में गया था तो वहाँ पे पढ़ने वाले 1-2 लड़के हैं, बट उनको पता नहीं था कि यहाँ पे पुस्तकालय है। फिर मैंने उन लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पुस्तकालय है गाँव में, और आप कोई भी किताब मतलब आपके पास जैसे जो भी किताब नहीं है वो आप किताब हमें बता सकते हैं तो हम उसको अवेलेबल कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, जो नहीं है उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी कहा था कुछ डिमोटिवेशन भी आए होंगे कि गांव में होता क्या है, ऑडियंस को भी हम बता दें, उत्तर प्रदेश के जितने भी पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर जब नौटंकी होती है, नाच गाना होता है, पत्ते खेले जाते हैं तो उनके फड़ लग जाते हैं, जम समूह बिना बुलाए आ जाता है। लेकिन पुस्तकालय को लेकर यहाँ पर शांत जो जगह है और सभी पुस्तकें अवेलेबल है, फिर भी लोग बाग जो छात्र हैं जिनको लाभ लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। ऐसे छात्रों को, इस समाज को क्या कहते हैं आप, और कैसे समाज सुधरेगा ये? बिल्कुल, जब पुस्तकालय का हम लोगों ने रखने का यहाँ सोचा कि पुस्तकालय खोलना है तो तमाम तरीके की चर्चाएं गांव में भी हुई, हम लोगों को पता भी चला, मतलब नकारात्मक बातें की, लेकिन भाई जो निश्चित था, स्वामी जी की कृपा ऐसी होती है, निश्चित हो जाता है, वो तो होता है, किसी कहने ना कहने से थोड़ी उसमें होता है। और भाई स्वामी जी के जो कार्य हैं, जो स्वामी जी का
मतलब दर्शन था, उसमें यदि आप उनके बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा भी यदि एहसास करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटे काम हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि स्वामी जी ब्रह्मानंद जी के कार्यों को यदि आप बढ़ाने की सोचें और उसमें असफलता मिले, असफलता तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि ये तो सबके हितों के कार्य हैं। उसमें हमारा भी हित है, आपका भी हित है, पूरे समाज का हित है। तो तमाम नकारात्मक बातें आती नहीं, लेकिन हम लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और सकारात्मक सोचा कि इससे यदि भविष्य में हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ हज़ारों छात्र पढ़ने आए, सैकड़ों छात्र पढ़ने आए, अगर यहाँ से 10 छात्र भी पढ़ने आ रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 सालों में यदि एक स्टूडेंट भी ऐसा मिलता है जो यहाँ से लाभ लेकर के और सरकारी सेवा में जाता है और अच्छा इंसान बनता है, अच्छा कुछ भी बनता है, तो ये सफलता ही है। क्योंकि किताबों तरफ तो वही आएंगे जिनके अंदर प्यास होगी, पढ़ाई की प्यास होगी, और ज्ञान वृद्धि की प्यास होगी, समाज के लिए कुछ करना चाहता होगा, अपने घर परिवार के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता होगा। तो सपने हमेशा, ये तो निश्चित है कि ना तो किसी गलत काम करने से पूरे होते हैं। कोई जुआ खेल ले तो उससे वो बहुत बड़ा धनाढ्य बन जाएगा, देश में उसका नाम हो जाएगा। जो भी आप इतिहास उठाकर देखिए, पूरे विश्व का कलम से ही इतिहास बने हैं, कलम से ही सपने साकार हुए हैं। बिल्कुल। और किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं मनुष्य की ज़िंदगी के लिए, जीवन जीने की कला के लिए। तो यही हमारा सब लोगों का विचार रहा कि क्यों ना हम इस पिछड़े एरिया में और गांव में तमाम व्यसन से बच्चे जो मतलब ग्रसित हैं, यदि उनमें से किसी के अंदर की आत्मा जागृत होगी कि चलो ये अच्छी चीज़ें हम यहाँ जाएँ, पढ़ें, इनका लाभ लें, तो निश्चित है आएंगे। और इसमें हम नेगेटिव नहीं होते हैं कि यहाँ बच्चे अभी कम आ रहे हैं। ये पढ़ने वालों के लिए ही खुला है, निःशुल्क पुस्तकालय है। घर के लिए किताबें देते हैं, जो पुस्तकें नहीं है, यदि कोई डिमांड करता है कि हमें कंपटीशन की किताबें नहीं है हमारे पास, या इस पुस्तकालय में नहीं है, तो हम कहीं से भी लाकर रखें, कैसे भी लाकर रखें, हम यहाँ रखेंगे उनको। जैसे सुझाव मिलते हैं हम लोग किताबें लाते हैं, और हर तरीके की किताबें जो बच्चों की मतलब सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज कर दें, सब किताबें यहाँ पर हमारे हिसाब से तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो भी सुझाव मिलते हैं वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलते हैं, अब थोड़ा किताबें भी देख लेते हैं। और जो अलमीरा है, अलमारी है, उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं और इस लाइब्रेरी के कौन कौन से लेखक हैं जो प्रिय हैं। ये हिंदी साहित्य की बुक शेल्फ है, तो इसमें हिंदी साहित्य रखा हुआ है। जो साहित्य प्रेमी हैं, पढ़ाई से अब मतलब अपना कैरियर उनका हो गया है और खेती किसानी कर रहे हैं, जॉब करने लगे हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक, स्टूडेंट के लिए भी है। यदि समय है तो स्टूडेंट, ये सब मतलब बहुत ही अच्छी किताबें हैं, इनको पढ़ना चाहिए। ये एग्जाम वगैरह में सब कहीं आते हैं, नहीं है कि कंपटीशन की नहीं है, साहित्य के लिए। साहित्य भी तो कंपटीशन में आता है। तो तमाम तरीके की हर लेखक की, हर विधा की लगभग किताब है। जैसे हमने यहाँ शुरू करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण वाङ्मय है, ये NBT द्वारा प्रकाशित है। और मैत्री पुष्पा जी की जीवनी है, उनकी किताबें हैं, अलमा कबूतरी तमाम, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लेखक यशपाल जी का। हाँ, यशपाल जी बहुत ही चर्चित, बहुत ही बड़े लेखक हैं। सिंहावलोकन, और इन्होंने अपने उस समय स्वतंत्रता संग्राम के पूरे कैसे किया, कौन कौन लोग उनके साथ थे, उन सब के विचार, कैसे लोग थे वो, कितनी उनकी दीवानगी थी देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, वो सब इसमें संकलित है। और जैसे यशपाल जी के साहित्य काफ़ी है इसमें, जो दिव्या यशपाल जी की है, झूठा सच के दोनों पार्ट हैं। और भारत पाकिस्तान, जो भारत विभाजन की किताबें हैं, वो भी यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे पाकिस्तान मेल है, जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती का, और भी यात्रा वृत्तांत हैं। जैसे वह भी कोई देश है महराज, अनिल यादव जी का। पिंजर है, ये भी स्वतंत्र अमृता प्रीतम की पिंजर, विभाजन पर आधारित है। कितने पाकिस्तान, ये फिलहाल विभाजन पर आधारित नहीं है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक कह लूँ ऐसी पुस्तक है कि जो इसका नाम कितने पाकिस्तान है, मतलब बंटवारा। जैसे हम कितने पाकिस्तान का नाम आता है तो एकदम हमारे जेहन में ये बात आती है, ये बंटवारा है। तो उन्होंने दिखाया कि हम मनुष्य कितने अपने अंदर ही कितना बटा हुआ है, ऐतिहासिक तौर पर कितना बटा हुआ है, भौतिक तौर पर देश की सीमाएं कितनी बटी हुई हैं, और पूरा बौद्ध मतलब बुद्धकालीन से लेकर के आज तक का
उन्होंने इसमें दिखा कितना बंटवारा है हम लोगों के अंदर, संस्कृति के हिसाब से, आर्थिक रूप से और जाति धर्म तमाम तरीके से, तो सब इसमें है। बहुत अच्छी पुस्तक है और ये हिंदी साहित्य के टॉप जो 10 उपन्यास हैं उनमें ये हर जगह जो भी चुनता है तो उसको जरूर शामिल रखता है। और प्रेमचंद जी का प्रेमचंद जी भी सहेजे गए हैं यहाँ पर, बहुत ही प्रेमचंद जी का साहित्य है, अद्भुत लेखक है। टॉलस्टॉय हैं ये विदेशी। अच्छा, लियो टॉलस्टॉय हाँ, लियो की भी किताबें रखी हुई हैं। टॉलस्टॉय की श्रेष्ठ कहानी है, उनकी कहानियों का संग्रह है। और भारत के लगभग सभी महापुरुषों की जीवनियाँ हैं यहाँ पर। अधिकतर जैसे महात्मा गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर जी और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी, वीरांगना अवंतीबाई जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी और रानी लक्ष्मीबाई जी, मतलब अधिकतर लोगों की। और यहाँ कविता मतलब कविताओं का भी संकलन है काफ़ी। प्रेमानंद जी एक फतेहपुर के कवि हैं, तो उनकी भी काफ़ी किताबें हैं यहाँ पर। और आचार्य चतुर्सेन हैं, धर्मवीर भारती का साहित्य है। आज असगर वजाहत जी का ये नाटक है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमियाई, बहुत अच्छा नाटक है। और इन समय से आपका खास कौन सा है, कौन से लेखकों का जिक्र करेंगे आप और कौन सी किताब का जिक्र करेंगे? जी, मुझे सबसे इनमें से देखा जाए तो कितने पाकिस्तान पसंद है, यशपाल जी का पूरा साहित्य पसंद है, मैत्रेय जी का पूरा साहित्य पसंद है, धर्मवीर भारती, मतलब मैं काफ़ी अब मतलब व्यक्त नहीं कह सकता हूँ कि इन्हीं का ही पसंद है। सभी लेखक एक से अच्छे उन्होंने व्यू दिए हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। जैसे आपका बंटी है, मन्नू भंडारी अभी ख़त्म, मतलब अभी उनका इंतकाल हुआ है, तो मन्नू भंडारी जी का आपका बंटी है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत अच्छा, मतलब बच्चों की स्थिति और तलाकशुदा महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी किताब है। और आचार्य चतुर्सेन जी का ये जो वैशाली की नगर वधू, ये उपन्यास बड़ी क्लिष्ट भाषा में है। इसके पात्र इतने हैं कि आप पढ़ते पढ़ते इसमें खो जाएंगे, पात्रों में उलझ जाएंगे। सैकड़ों पात्र हैं इसमें, सैकड़ों नाम हैं। और उनका 40 साल का उन्होंने बोला है जब इस किताब को उन्होंने लिखा है, पूरी हुई है। इसके प्रस्तावना में लिखा है कि ये मेरी 40 साल की तपस्या है, जो मैंने अभी तक लिखा है उसको भूल जाइए, 40 साल में जो कुछ लिखा है, अच्छा हाँ, इसको याद रखिए। ये मेरे 40 साल का, जैसे कई सालों में लिखवा सर्च करके लिखा है ये। और तमाम सूचना का अधिकार है, मतलब तमाम लोगों का, बच्चन साहब की मधुशाला है, हरिवंश राय बच्चन साहब की, हाँ, 50 लेखकों का यहाँ पर सब कुछ है। उनका मतलब विचार यहाँ पर रखे हुए हैं। बिल्कुल। हमारे साथ प्रभारी जी भी है, प्रभारी जी से भी हम जानते हैं कि कौन सी किताबें उनकी प्रिय हैं। तो कुछ किताबें और भी अलमारी हैं, उनको भी खोलते हैं, साथ ही साथ आपसे जानते हैं जी कि कौन सी किताबें प्रिय है आपकी, जिन पे जो है जिक्र करना चाहेंगे, वो जो ऑडियंस आपको देखे वो उन किताबों को, ताकि पलटे उनके पन्नों को। मुंशी प्रेमचंद, उनकी किताबें पसंद है मुझे। और जो चेतन भगत हैं उनकी भी, नए राइटर हैं, यूथ उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। जी, रेवोल्यूशन है, ये भी अच्छा लगता है पढ़ने में। और बहुत सारी हैं, मगर इन्हीं 2-3 किताबों को मैंने अभी यहाँ पुस्तकालय में पढ़ा। बिल्कुल। तो हम भी हाल ही में कुछ किताबें, अलमारी खोली है, आप अलमारी उस पर भी किताबें देखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। उसके साथ ही हम ऑडियंस को बताते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हाल ही में हमने कुछ किताबें पढ़ी हैं। जैसे प्रवीण झा जी है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, इंटरेस्टिंग वे में लिखते हैं। तो उन्होंने कैनेडी के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है, जेपी जी के ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, आम आदमी पार्टी पर किताबें लिखी हैं। और अगर आप पढ़ना चाहें तो प्रवीण झा, जैसे कि हमने बताया, और श्रीश खरे जी की जो किताब है एक देश बारह दुनिया, वो भी बहुत बिक रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हमने भी उसे पढ़ा है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो किताब आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, श्रीश खरे जी की जो एक देश बारह दुनिया है, तो उसके बारे में कुछ। बिल्कुल, ये रिपोर्टाज है। और जब श्रीश खरे जी पत्रकारिता मतलब अपना रिपोर्टिंग करते थे, तब उन्होंने कई रिपोर्टें बहुत अच्छी तैयार की हैं। और मतलब वो काफ़ी अच्छा काम किया है, गरीब जो पिछड़े क्षेत्रों के लिए रिसर्च किया है। तो उन्होंने किताब का नाम रखा है, 2021 में उनकी किताब आई है कि एक देश बारह दुनिया। तो हमारा जो देश है वो एक है, लेकिन उसके अंदर कई देश हैं। 12 तो उन्होंने केवल रिपोर्ट में उसमें संकलित करके 12 देश रख दिया,
लेकिन उन्होंने कई देश बताए ही, कई देश हैं, मतलब कई असमानताएं हैं कि उसमें तमाम तरीके, यदि समय हो तो और फिर मतलब ये जिक्र किया जाए। बिल्कुल, कि अपने देश में ही अलग दुनिया है। जी बिल्कुल। और बारे क्या, और भी कई दुनिया है, लेकिन जो उन्होंने अपने वे में लिखा है जी, जैसे कमाल उन्होंने एक तो जो मुंबई में रेड एरिया है कमाठीपुरा, बिल्कुल, उस पर रिपोर्ट तैयार की है, खुद वहाँ गए हैं, मतलब पूरा रिपोर्ट बनाई है। तो कैसे वैश्यालयों में लड़कियाँ पहुँच जाती हैं, कितने धोखे होते हैं और कितनी मजबूरियाँ होती होंगी उनके अंदर, मतलब पारिवारिक मजबूरियाँ, आर्थिक मजबूरियाँ, कई प्रेम जाल में फंस के वहाँ पहुँच जाती हैं। तो उस नरक की ज़िंदगी को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी किताब में उतारा है, लिखा है और ये बताया है कि हमें ये नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे पद पोजीशन में पहुंच जाएं तो हम उन चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि इस देश में बहुत असमानताएं हैं, बहुत गरीबी है, बहुत बीमारी है, तमाम तरीके के कारण हैं। और जैसे विलुप्त होती कई ऐसे जनजातियां हैं, जैसे पहले देखा होगा कि आज से 20-25 साल पहले नट आते थे गांव-गांव खेल दिखाने, तो उनका रोजगार था। तो हर मोहल्ले वाले मोहल्ले अनाज उगा ले, मतलब अनाज आटा जो भी जिसकी इच्छा थी वो देते थे। वो नट आधा एक घंटा खेल दिखाते थे या जादू का खेल दिखाते थे, हाथ की सफाई दिखाते थे। तो वो लोग कहाँ विलुप्त हो गए अब, उनका वो रोजगार छिन गया, तो वो क्या कैसे खा रहे हैं, कैसे बच्चे पाल रहे हैं। तो उनके लिए भी एक रिपोर्ट है उनकी, जैसे जो गन्ना के खेतों में लोग काम करने गांव से, बुंदेलखंड से या कालाहांडी उड़ीसा से, बिहार से, यही विस्था मतलब यहाँ से विस्थापित होकर बाहर जाते हैं कमाने, ईंट भट्टा में जाते हैं। तो उनकी वहाँ कितना शोषण किया जाता है, किन परिस्थितियों में वो रहते हैं कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। यहाँ से घर बार छोड़ के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, कितनी बीमारियाँ वहाँ वो काम करने से उन फैक्ट्रियों में, उन दशा में होती हैं। तो उनकी बहुत मतलब मार्मिक रिपोर्टें तैयार करी हैं। वो रिपोर्ट आज मतलब उन्होंने संकलित किया है और बहुत अच्छा है और बहुत इस समय पढ़ा भी जा रहा है। अमेज़न पे भी बेस्ट टॉप 10 लिस्ट में है और अच्छा बिक रहा है। बिल्कुल, अब बात करते हैं अपनी किताबों पर। ये स्वामी जी का ग्रंथ है जो यहाँ पर दिख रहा है हमें, स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंड में शिक्षा की ज्योति जलाई है। शिक्षा के सागर त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो इस देश के लिए एक मतलब वरदान स्वरूप हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए बुंदेलखंड में एक ऐसा मतलब सूर्य स्थापित कर दिया है जिसकी रोशनी हजारों लाखों वर्षों तक हमेशा दीप्यमान रहेंगे। और उनका ये जीवन से संबंधित स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है और इसको ग्रंथ कहते हैं, पुस्तक मैंने थोड़ा गलत बोला। तो ये स्वामी जी का जन्मशती विशेषांक है और इसमें उनके जीवन परिचय के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, जो भी मतलब जो भी कार्य किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार निरोध के क्षेत्र में हो और योगा के क्षेत्र में हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मतलब इस तरीके जो भी है, पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वामी जी का पूरा दर्शन, उनकी लिखी ब्रह्मानंद तरंगिणी भी इसमें संकलित है। और ये पुस्तकालय भी स्वामी जी से की प्रेरणा से ही यहाँ पर खोला गया है। तो स्वामी जी के कार्यों का इसमें पूरा संकलन है और इसको प्राप्त भी किया जा सकता है ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ से। इसकी कुछ फीस है वो जमा करके। यहाँ पे एजुकेशनल किताबें हैं और जिनको स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। जी, यहाँ पर अधिकतर वनडे एग्जाम की सभी बुक्स उपलब्ध हैं। हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, इतिहास के सभी कालखंड हैं, गणित हैं और अर्थव्यवस्था है, संविधान है। अच्छे लेखकों की, अच्छे प्रकाशकों की किताबें हैं और छोटे बच्चों से लेकर के नवोदय की है, विद्या ज्ञान है, पॉलिटेक्निक है, ITI है और PCS स्तर तक की भी किताबें हैं कि UPPSC तैयारी का, वो भी हमारे पास बुक्स उपलब्ध हैं यहाँ पर। और जैसे और सभी विषयों की हैं, ये है मान के चलिए, सब कुछ है लगभग यहाँ पर। या जो नहीं है, बच्चे जैसे बताते हैं टेट का है, पैट का है, सब कुछ यहाँ है। कोशिश ये है कि हम लोगों ने पूरा मतलब एक रूपरेखा बनाई थी, तो उस हिसाब से सभी किताबें कुछ दान में मिली हैं, कुछ खरीदी गई हैं, तो सब यहाँ पे हमने कलेक्शन किया हुआ है। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे मैगजीन्स है, मैगजीन जैसा कि दिख रही हैं। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स को लेकर
बिल्कुल मैगजीन से? प्रत्येक महीने हम लोग करंट अफेयर्स मंगाते हैं। ज्ञान प्रगति है और जीके की तमाम करंट अफेयर्स जो आती हैं इस समय चल रही हैं पत्रिका वो सभी मंगाते हैं। और कोशिश यही रहती है कि यहाँ से किसी को यदि हम निःशुल्क सुविधाएं दे रहे हैं तो ये ना लगे कि निःशुल्क सुविधाएं हैं तो किताबें उपलब्ध नहीं हैं। तो हम सबसे कहते हैं कि आप आइए और सुझाव दीजिए, जो चीज़ कमियां हैं हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि ये भाई इस गांव के लिए और इस क्षेत्र के लिए, इस ज़िले के लिए भी एक मतलब अच्छा केंद्र बने पढ़ाई का, ये चाहते हैं हम लोग। और सब लोगों का यही विचार है कि किताबों का और बृहद संग्रह यहाँ पर किया जाए। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि जो चंद्रसी जाना जाता है अपने पिछड़ेपन के लिए, जो जाना जाता है खस्ती सड़कों के लिए, खस्ताहाल सड़कों के लिए, उम्मीद है वो अब आगे जाना जाएगा शिक्षा के केंद्र के लिए, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकालय अभी से डेवलप हो चुका है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं आसपास के गांव के वो भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जिन किताबों की उपलब्धता नहीं भी है, तो जैसा कि नरेंद्र राजपूत जी ने बताया और प्रभारी जी सत्यभान राजपूत जी ने बताया कि अगर कोई किताब आप कहते हैं, डिमांड रखते हैं कि इसकी उपलब्धता कराइए, तो हम लोग उसकी उपलब्धता कराएंगे। तो यहाँ पर अगर आसपास के छात्र हैं, आकर अपना वक्त बिताना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तकालय में आ सकते हैं। और चंद्रसी गाँव है। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि सहयोग बहुत लोगों ने किया है पुस्तकालय के लिए, खास तौर से लक्ष्य परिवार राठ और लक्ष्य उरई जालौन और लक्ष्य की जो प्रादेशिक टीम हैं और कई जिलों की जैसे बांदा लक्ष्य परिवार ने भी सहयोग किया है, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है लक्ष्य की, और इस गांव के सभी गणमान्य नागरिकों ने और छात्र छात्राओं ने भी बहुत सहयोग किया है। और मतलब सबका सहयोग मिला है, क्योंकि सभी के सहयोग से ऐसे कार्य संपन्न हो पाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सबका इस गांव की तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, और कोशिश ये करेंगे कि ऐसे पुस्तकालय आसपास के और गाँव में भी खोले जाएँ, इससे कि लोग यहाँ आने में यदि मतलब रोड की वजह से संकोच कर रहे हैं कि नहीं आ पाते हैं या समस्याएं होती हैं, तो यहाँ आसपास लोगों ने इच्छाएं जाहिर करी हैं इसी कदौरा ब्लॉक में कि हमारे गांव भी स्वामी जी के नाम से पुस्तकालय खोला जाए, हम लोग सहयोग करेंगे। तो थोड़ा अभी समय अभाव है हम लोगों के पास, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो जैसे ही हम लोग थोड़ा फ्री होते हैं तो निश्चित गर्मियों तक, कह लीजिए गर्मियों की छुट्टी में, हम लोग कोशिश करेंगे कि आसपास इस एरिया में जो नदी किनारे बीहड़ के गांव हैं उनमें भी जागरूकता अभियान चलाया जाए और इस तरीके के पुस्तकालय खोले जाए, जिससे वहाँ बच्चों को भी लाभ मिले। बिल्कुल। छात्रों के लिए अब खास संदेश आपका कुछ? छात्रों के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होती है कि हम किताब पढ़ के सरकारी नौकरी ही करें। सरकारी नौकरी भी आप पा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी है कि हम जीवन जीने के सलीके सीख सकते हैं। जैसे हम किसानी करें तो उसमें भी बहुत अच्छा करें, हम पढ़ाई करें तो उसमें भी बहुत अच्छा करें, हम नौकरी जिस क्षेत्र में जाएँ उसमें भी बहुत अच्छा करें, हम खेल में जाएँ उसमें भी बहुत अच्छा करें। तो ये अन्य विधाएं हैं, नृत्य हैं, लेखनकार है, पत्रकारिता है, और हर तरीके से पशुपालन है, खेती के तमाम तरीके हैं, ये सब किताबों से सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, और हमें किताबों से मतलब सीखने को मिलता है सब कुछ। बिल्कुल। और जी मतलब एक भाव आते हैं कि हमें ये काम करना है, और हमसे जो पहले के लोग हैं या अभी जो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, तो सब किताब में संकलित रहता है, तो लोग उससे पढ़ के और उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं और प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। किताबें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो हम प्रभारी जी से भी जानते हैं कि आखिर प्रभारी जी की क्या सोच है, यार क्या कहेंगे आसपास के छात्रों के लिए, अपने गांव के छात्रों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या आना चाहते हैं किसी कारणवश, तो वो एक बार पुस्तकालय आए कैसे भी करके और देखे यहाँ पे कैसा है क्या है। और हो सकता है कि वो जब यहाँ आए देखेगा, उसे उपलब्धता समझ में आएगी कि मैं यहाँ पे 4 घंटे 3 घंटे व्यतीत कर सकता हूँ, तो उसे अपना आधा 1 घंटा टाइम देना चाहिए। हालांकि पढ़ने के लिए नहीं आए, वो केवल देखने के लिए आए कि वहाँ पर ऐसा क्या है, उन लोगों ने ऐसा क्या किया, पुस्तकालय में ऐसा क्या है। एक बार यहाँ आए देखे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन की ही तैयारी करनी है, यहाँ पे कहानियाँ भी हैं,
आप आ सकते हैं, कहानियाँ घंटे 2 घंटे व्यतीत कर सकते हैं आराम से। कहानी पढ़ेंगे, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपके अंदर कुछ और भी प्यास जगेगी आगे पढ़ने की, तो आप और दूसरी किताबें भी उठाएंगे। हो सकता है आपकी नज़र किसी कंपटीशन की किताब में पड़ जाए, आप दूसरे को बता सकते हैं कि भाई वहाँ पर बिल्कुल वो वाली किताब है, ऐसी किताब है, आप वहाँ जा सकते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैंने सुबह मॉर्निंग में पुस्तकालय खोला। मैं सुबह आया तो एक बाबा जी थे यहीं गाँव के, बब्बा, जिनकी उम्र करीब 80 साल के लगभग, मतलब 75 या 80 साल के लगभग होगी। वो आए, उन्होंने मुझे देखा तो और मुझसे कहा कि और आप आ गए हो, तो मैं अंदर, मैंने कहा आप आ जाइए। वो आए और उन्होंने मुझसे गीता के लिए बोला, गीता आप दिखाइए। अच्छा। तो मैंने गीता का दिखाया, गीता उन्होंने पढ़ के मुझे सुनाई। मैंने जबकि कहा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, उन्होंने कहा हाँ दिखाई दे रहा है, बट फिर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा वाले अक्षर में चाहिए। तो फिर मुझे बहुत उत्साह, मैं बहुत उत्साहित हुआ कि मतलब 80 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग इतना भी मतलब पढ़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप किताब मंगा दीजिए, पैसे हम दे देंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा पैसे आपके नहीं लगेंगे, आपको हम पुस्तक उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। सोचिए, जब एक बुजुर्ग जो है वो किताबों की मांग कर सकते हैं, तो युवाओं का तो इस पे अधिकार है, पूरी ज़िंदगी है कि किस तरीके से वो मजबूत बन सके और आगे बढ़ सके। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, किताबों का अध्ययन कर सकते हैं और ख़ुद को मजबूत बना सकते हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।